गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं मितान बुक के लास्ट लेसन को, डायरी के पन्ने, एन फ्रैंक द्वारा लिखित डायरी के पन्ने। जिसकी लेखिका है एन फ्रैंक। लेसन पढ़ने से पहले आइए जानते हैं एन फ्रैंक के बारे में। एनी फ्रैंक का जन्म फ्रैंकफर्ट शहर, जर्मनी में 12 जून 1929 को हुआ था। वह एक डायरी लेखिका और साधारण लेख निबंध के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी मृत्यु मात्र 15 साल में हो गई थी। वह यहूदियों के विध्वंस प्रलय की एक सबसे ज़्यादा चर्चित पीड़ित है। उसकी युद्धकालीन डायरी का नाम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। यह बहुत से नाटकों तथा चलचित्रों का आधार तथा प्रेरणा स्रोत बनी। उसका जन्म तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था, लेकिन उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम और उसके आसपास बिताया। उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी डायरी छपी तो वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई थी। फ्रैंक का जन्म यद्यपि जर्मनी में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जर्मनी नागरिकता 1941 में खो दी। मृत्यु के उपरांत जब उनकी डायरी प्रकाशित हुई तभी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। इस डायरी में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के नीदरलैंड्स पर आधिपत्य के दौरान फ्रैंक के अनुभवों को संकलित किया गया है। तो द डायरी ऑफ यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई डायरी के पन्ने। यह डायरी संसार की सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। इसकी प्रसिद्धि के कारण इस डायरी पर संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक प्रकार के संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस पर आधारित फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि भी बन चुके हैं। अतः यह डायरी अपनी किसी न किसी विशेषता के कारण साहित्य व कला क्षेत्र में निरंतर चर्चा का विषय रही है। इनकी मृत्यु अत्यंत अल्पायु में हुई। नाजियों के यातनागृह में 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आइए अब पढ़ते हैं लेसन डायरी के पन्ने। यह लेटर लिखे हैं, डायरी के पन्ने अर्थात पत्र लिखे गए हैं बुधवार 8 जुलाई 1942। अपनी गुड़िया किट्टी को वह पत्र लिखती है कि रविवार की सुबह ऐसा लग रहा है कि जैसे साल बीत गए, इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया उलट पुलट गई। लेकिन जैसा तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछो कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी हूँ तो तुमको मैं शुरू से बताती हूँ। रविवार के दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था। दोबारा फिर से वह आने वाला था। दरवाजे पर घंटी बजी। मैं बालकनी में धूप में अलसाई यानी आलस में बैठी हुई थी और कुछ पढ़ रही थी। घंटी की आवाज़ सुनकर मैं वहाँ से गई। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गरेट नज़र आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को ASS में बुलाए जाने का नोटिस मिला था। वह आपस में कानाफूसी कर रहे थे। माँ मिस्टर वॉनदान को देखने गई थी। मिस्टर वॉनदान बिजनेस पार्टनर है और पापा के अच्छे दोस्त है। मैं अवाक रह गई। अवाक रह जाना यानी आश्चर्य में रह गई। क्यों बुलावा आया? हर कोई जानता था बुलावे का मतलब होता है यातना शिविर जो होते हैं उनके नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के सामने आने लगे। अब हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज़ नहीं जाने देना चाहते थे। ड्राइंग रूम में बैठकर माँ उनकी राह देख रही थी। मिस्टर वानदान पूछने गई कि हम कल छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग थे।
हम आगे की बात नहीं कर पाए। यह ख्याल आते ही कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। माँ के लिए इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गरेट ने हैरान होते मुझे रोका, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वांदान को हेलो से बात करते सुना था। तब दोनों भीतर गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती, मुझे या मार्गरेट को चक्कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गरेट को बाहर भेज दिया गया, क्योंकि वांदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गरेट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे, उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं, बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से मैं चीखने लगी। मार्गरेट 16 बरस की थी। तय था कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र, वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे, उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास अर्थात छिप कर रहना। हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछती पर, या कब, कहाँ, कैसे? ये सारे सवाल मुझे कचोट रहे थे। मेरे दिमाग में ये सारे प्रश्न उठ रहे थे। मार्गरेट और मैं बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू कर दी थी। मैंने सबसे पहले थैले में डायरी ठूसी। उसके बाद मैंने कलर, रुमाल, स्कूली किताब, कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी, मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती है। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया। क्या वे शाम को हमारे घर आएंगे? मिस्टर वांदान चले गए, मिएप को लिवा ला सके। मिएप आई और वादा किया वे रात को एक बार फिर आएंगी। अपने साथ जूते, ड्रेस, जैकेट, अंडरवियर तथा स्टॉकिंग्स से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हमसे किसी को भी खाने की इच्छा नहीं हुई। मौसम गर्म था। सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। हमने ऊपर वाला बड़ा कमरा 30 बरस के पहले विधुर मिस्टर गोल्डशिफ्ट को किराए पर दिया। तय था उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। उसके बावजूद हमारे कई इशारों के बाद वह रात 10 बजे तक वहाँ मंडराता रहा। मेप और जॉन गेज रात 11 बजे आए। मेप 1933 से पापा के कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा की करीबी दोस्त में थी। उसके पति जॉन भी पापा के दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मेप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे खुद भी विदा लेकर वे चले गए। मैं बुरी तरह थक गई। फिर भी एक बात अच्छी तरह जानती थी, यह रात मेरे अपने बिस्तर में आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गरेट के जगाने पर खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए मानो हम रात फ्रीज में गुजारने जा रहे हो। वजह सिर्फ इतनी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने 2 बनियान, 3 पैंट, एक ड्रेस, ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इस सब के अलावा बहुत कुछ और पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा, लेकिन किसी की परवाह नहीं थी। मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें? मार्गरेट अपने थैले में स्कूल की किताबें रख रही थी। अपनी साइकिल लेने वहाँ चली गई। फिर मेप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए हम लोग रवाना हुए। कुछ भी हो रहा हो, मेरे लिए वह अनजान जगह थी, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मूर्तजे की एकमात्र ऐसा जीवित प्राणी थी जिससे मुझे गुड बाय कहना था।
हमने गोल्ड शिफ्ट के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली पड़ोसियों के यहाँ छोड़ जाना था। वही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत बड़ी हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं, लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे, कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल तुम्हारी एन, यह एन ने अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को लिखे हुए पत्र थे। 9 जुलाई 1942 को उन्होंने पत्र लिखा था। लेखिका ने 8 जुलाई 1942 से अपनी डायरी लिखनी प्रारंभ की। युद्ध के दौरान 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त स्थान पर छिपे रहे। इनमें से एक लेखिका का परिवार अर्थात फ्रैंक परिवार, जिसमें 13 वर्षीय एन लेखिका, इसके पिता, माता, उसकी बड़ी बहन मार्गरेट थी, जबकि दूसरा परिवार था वान दंपत्ति और उनका 16 साल का लड़का पीटर। इनके साथ एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम मिस्टर डजेल था। एन फ्रैंक ने डर, आतंक, भूख, गरीबी, मानवीयता, प्रेम, घृणा, प्यास, पकड़े जाने का खौफ आदि का जीवंत वर्णन किया है। ये सब एन के पापा के दफ्तर में छिपे थे। 9 तारीख को दफ्तर की बिल्डिंग के बारे में लिखा गया है। 10 तारीख को लेखिका ने दिन भर अपने पिता के साथ मिलकर दफ्तर के कमरे की सफाई की और सामान व्यवस्थित किया। रसोई को रगड़कर साफ करने का काम भी लेखिका ने ही पूरा किया। तो छिपने की जगह उसके पापा का ऑफिस था। समझ से यह बाहर था कि हो क्या रहा है। सबके लिए यह बड़ा मुश्किल काम था। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे। मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मेप और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम था बेप वोस्कोइल, इन सब के हमारे आने की खबर में खबर कर दी गई थी। मिस्टर वोस्कोइल बेप के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तल यानी बेसमेंट में मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह है, जहाँ इलायची, लौंग और काले मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। उसी गोदाम के दरवाजे से सटा एक बाहर का दरवाज़ा जो ऑफिसर का प्रवेश द्वार है, ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाज़ा है जिस पर आर पार दिखाई ना देने वाले कांच की खिड़की लगी है। काले रंग के अक्षरों में लिखा है कार्यालय। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बेप, मिएप, मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा जिसमें तिजोरी, कपड़े, अलमारी, स्टेशनरी की बड़ी अलमारियाँ हैं। इस गलियारे के पास एक छोटा दम घोटू अंधियारा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर, मिस्टर वांदान बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ना पड़ेगा, जहाँ 4 सीढ़ियाँ चढ़ने पर प्राइवेट ऑफिस में हम अपने आप को पाते हैं। यह पूरी इमारत शोपीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर, गर्म पानी का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं और साथ में पाखाना भी है।
ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियाँ वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही खुली जगह है, दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाला रखने का स्टोर अटारी घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। तो इस तरह डस्ट डिज़ाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, एड़ियों में मोच आ जाए यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर जो जगह है, जो दरवाज़ा है, घर के पिछवाड़े की तरह गुप्त एजेंसी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे होंगे। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है, इसे पार करते ही हम भीतर को पाते हैं। और सामने सीढ़ियाँ जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है, गलियारा यानी एक पैसेज है जो बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यह कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाज़ा एक छोटा कमरा है, यह परिवार के 2 जवान लड़कियों के बेडरूम स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों के दाईं तरफ गुस्लखाना यानी वॉशरूम और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा जिसमें एक वॉश बेसिन लगा है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मार्गआउट के कमरे की तरफ जा सकते हैं। यदि सीढ़ियों से चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाए तो नहर के किनारे बने पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला हवादार कमरा देखकर हम हैरान रह जाएंगे। इसमें गैस चूल्हा है, एक सिंक है कि भगवान का शुक्र है यह मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के काम आता था। यह मिस्टर और मिसेज वानदान का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करेगा। फिर जैसे इमारत के सामने तरफ है अटारी और मियानी, इस तरह यह रहा हमारा गरीब खाना। मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। अब 10 जुलाई को उन्होंने जो लेटर लिखा है कि मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ तुम्हें बोर कर दिया, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ तुम जानो हम कहाँ पहुँचे, मैं यहाँ कैसे आ पहुँचे, इसके बारे में मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा। पहले अपने किस्सा मैं बता दूँ कि 263 प्रिंसेन ग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मेव ने तुरंत लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर एनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्गेट अपने साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। हमारी बैठक दूसरे कमरे के सामान से ठूसे पड़े थे। इस तरह हर दिन उन्होंने अपने लेटर में अपने अनुभवों को लिखा। अट्ठाईस नवंबर को एन ने लिखा कि उसने वह समय किस प्रकार डर डर कर बिताया। मिस्टर डजेल जो एक अच्छे खासे चुगलखोर व्यक्ति है, एन की सभी बातें उसकी मम्मी को बता देते हैं और वही बातें एन की माँ उसे उपदेश के रूप में सुनाती है। तो इस तरह सारा दिन पैकिंग करने के बाद अलमारियाँ भरने, कीले ठोकते और तमाम सामान को ठिकाने लगाने में बीत चुका। थक कर ये लोग इतने थक गए थे कि बिस्तरों में जाकर सो गए। पूरे दिन एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया, लेकिन परवाह किसी को नहीं थी। माँ और मार्गेट की थकान के मारे हालत ख़राब थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी। इस तरह मंगलवार और बुधवार की रातें इन्होंने बिताई। तो 28 नवंबर को एन ने लिखा था कि एन ने अपनी गलतियों के बारे में भी लिखा, पर वह उन पर या तो हंस देती या फिर रो दे देती। वह चाहती कि अपनी सभी गलतियां वह धीरे धीरे ठीक कर ले। 19 मार्च को एन फ्रैंक ने लिखा कि 1000 गिल्डर के नोट को अवैध मुद्रा घोषित किए जाने से कालाबाजारी करने वालों को बड़ा झटका लगा था। लेसन का हर पन्ना, हर पेज और लेटर आप लोग पढ़ोगे तो यह लेसन समझ में आएगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट में पूरा लेसन पढ़ रही हूँ।
23 जनवरी 28 से लेकर 28 जनवरी तक एन ने लिखा कि 23 जनवरी को एन फ्रैंक ने लिखा, उसे राजसी परिवारों की वंशावली में अच्छी रुचि हो गई। वह रविवार को फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने व देखने में समय व्यतीत करती है। साथ ही एन फ्रैंक को बालों का स्टाइल बनाना बहुत पसंद है। 28 जनवरी को एन फ्रैंक लिखती है कि वह मिसेज वानदान की हर कहानी को सुनकर बोर हो चुकी है, क्योंकि वही कहानी उसने पहले भी सुनी थी। मिस्टर डसेल भी पुरानी बातें बताते हैं, जैसे घोड़ों की दौड़ें, लीक करती नावें और 4 साल की उम्र में तैरने की बातें इत्यादि। अभी जैसे मैंने शॉर्ट में बताया कि 23 जनवरी से 28 जनवरी तक उन्होंने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा था, उसी के लिए इसमें बताया गया है कि नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लग रहा था उनको अपना जीवन। ज़रा भी मेरी हालत की कल्पना करो कि रोज़ रोज़ यही सुनना पड़ता है। मैंने उनकी कहानी, उनके वही बातें उसे बार बार सुननी पड़ती थी। मम्मी और मिसेस वानदान बचपन की कहानियाँ लेकर बैठ जाते थे और डजेल खूबसूरत रेस के घोड़े, चॉकलेट, चारलोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियाँ, इन सारे के बारे में बताते रहती थी। उनतीस मार्च को उन्होंने अपने पत्र में लिखा, 29 मार्च को इनने लिखा कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में घोषणाएं करते हुए कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों तथा पत्रों को इकट्ठा किया जाएगा। यह सुनकर इनका मन आनंद से भर गया। लेखिका ने कहा कि डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, वे सभी भूखे हैं। उनके यहाँ 1-2 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। ब्लैक मार्केट में जूते का तला 7.50 गिल्डर का मिलता है। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। और इस तरह उसने 29 मार्च को उन्होंने लिखा था कि इस सब की कुछ खबर नहीं है, सब कुछ बताने में पूरा दिन लग जाएगा कि सब्जियां और सभी प्रकार के सामान के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था। डॉक्टर अपने मरीज को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती थी। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया। तेरह जून को उन्होंने लिखा था कि एन ने अपने डायरी में लिखा कि सभी डच लोग ब्रिटेन का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें कायर भी कहते हैं। पीटर के बारे में लेखिका कहती है कि वह केवल एक अच्छा दोस्त है, क्योंकि वह यह मानती है कि पीटर का स्वभाव उसके स्वभाव से बिल्कुल भिन्न है। एन कहती है कि लोग उसे घमंडी समझते हैं, परंतु वह है नहीं। एन अपनी कमियों को जानती है और उन्हें ठीक भी करना चाहती है, जबकि लोग ऐसा कह भी नहीं सकते। वह लिखती है कि नारियां केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं, नारियों ने ही समाज को बनाया है। फिर समाज उन्हें उचित सम्मान क्यों नहीं देता? औरतों की मुश्किलों को पुरुष कभी झेल भी नहीं सकते, इसलिए इन मुश्किलों या तकलीफ़ों का अनुमान लगाना भी उनके लिए असंभव है। लेखिका को यह विश्वास है कि अगली सदी में औरतों को अधिक सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखा जाएगा। तो उस दिन यानी 13 जून को मौसम बहुत ख़राब था। लगातार बारिश और हवाएं, उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी थे, यानी मौसम बहुत ही ख़राब था। चर्चिल, स्मर्ट्स, आइजनहावर या आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले ही कब्जा कर लिया था और बाद में इन्हें मुक्त कर दिया गया। चर्चिल और टारपीडो नाव में बैठे थे। इसमें तटों पर गोलाबारी की जाती है।
बहुत से लोगों की तरफ चर्चिल को भी पता नहीं कि डर किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि वह जन्मजात बहादुर थे। यहाँ हमारे नक्सी की किलेबंदी से डच लोगों की मूड की था पाना बहुत मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपने कमर कस ली। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वे निकल पड़े। लोग ये दावा भी करते हैं कि ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। वे नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर है। और इस तरह हॉलैंड को बचाने के लिए सभी लोग अपने अपने काम कर रहे थे। दूसरे देशों को भी आज़ाद कराने का काम उन्हें करना था। ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। डच ईस्ट इंडीज़ को उसके सही ठेकेदारों के हाथों में सौंपे और थके टूटे हारे लुटे पिटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाए। लेकिन ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत होता, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। ऐसे में डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते, उन्हें कायर कहते, उसके बावजूद जर्मनी से नफरत करते, एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है। उसकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छा विचार आरोप डांट फटकार चक्कर खाते रहते। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों खामियों को जानती हूँ। तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ। लोग मुझे अभी भी इतना ना घुसेड़ूं और अपने आप को 30 मार्का समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? क्या मैं अकेली अक्खड़ हूँ या वे सब ही? यह सब वाहियात लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं। मिसेज वांदान और डजेल, उनके बारे में सबको पता है वे कितने जड़ बुद्धि है। मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीं। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए। इनका सबसे बढ़िया उदाहरण ये 2 जड़मती मिसेज वांदान और मूर्खाधिराज डजेल है। वे मुझे इसलिए मूर्ख समझती है क्योंकि उनके जितने बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती है, वे मुझसे ज़्यादा जबकि अक्खड़ है। मेरे पोशाकें छोटी पड़ गई क्योंकि उनकी पोशाकें हैं और भी ज़्यादा वे छोटी हो गई है। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि हम कब आज़ाद होंगे, फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। मेरी यह कल्पना बस है। आसमान, बादलों, चांद और तारों को देखना, मुझे शांति और आशा की भावना मेरे मन में इससे भर जाती है। यह वैलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ नुस्खा है, शांति पाने की रामबाण दवा। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है, इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का हिम्मत के साथ झेल सकती हूँ। लेकिन किस्मत में जो लिखा है वह दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैल से चिकट हुई खिड़कियों में खुसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान जिसका कोई सानी नहीं। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता, अभी भी समझा जाता। यह कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही आधार पर शासन किया, उसकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है। पुरुष कमा कर लाते हैं, बच्चा पालता पोसता है,
बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए वो करता है, लेकिन हाल में जो स्थिति बदली, औरतें अब तक उनकी को सहती चली आई। यह उनकी बेवकूफ़ी है। चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया उतनी ही गहराई में अपनी जड़ें जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों की आंखें खोली। कई देशों में उन्हें बराबरी का हक दिया। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ पुरुषों ने भी इस बात को महसूस किया कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलना गलत है। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती है। और इस तरह एन फ्रैंक द्वारा लिखित यह डायरी मूलतः डायरी ऑफ यंग गर्ल शीर्षक से वर्ष 1952 में प्रकाशित हुई, जो इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को इस किसी तरह इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं, और यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले दूषणों से पूरी तरह अछूती भी नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर सबसे अधिक अत्याचार हुए थे। इस पाठ में लेखिका एन फ्रैंक ने अपने जीवन में आए संकटों का मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। लेखिका ने स्त्रियों पर हुए अन्याय का वर्णन किया है। इस डायरी को एन फ्रैंक की अकाल मृत्यु के बाद उनके पिता ओटो फ्रैंक ने पहली बार डच भाषा में वर्ष 1947 में छपवाया और प्रकाशित किया था। लेखिका ने अपनी डायरी को अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए लिखा है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस तरह यह लेसन तो मैंने शॉर्ट में समझाया, लेकिन आपको इसका हर एक पेज पढ़ना है, जिससे बहुत अच्छे से लेसन समझ में आएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।